नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके हमारे राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम को और सुदृढ़ करने की जो हमारी एक निष्ठा है उसमें योगदान करें। यही कार्य आप नीचे दिए हुए लिंक्स को क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो अभी इंडिया और पाकिस्तान में स्पारिंग चल रही है। स्पारिंग समझते हैं ना आप? जब बॉक्सिंग का मैच होता है तो उसके पहले जो कार्रवाइयाँ होती हैं ना, उसको स्पारिंग बोलते हैं। तो वो स्पारिंग चल रही है। आज भारत ने 2 और काम कर दिए। अभी तक तो पाकिस्तान का पानी बंद किया था, अब पाकिस्तान की दवाई भी बंद कर दी, चीनी भी बंद कर दी, आलू भी बंद कर दिया, प्याज भी बंद कर दिया, टमाटर भी बंद कर दिया, क्योंकि भारत ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड दोनों पर बैन लगा दिया। आपको ध्यान हो कि धारा 370 का जब कार्यक्रम हुआ था उसके बाद से पाकिस्तान ने ये कहा था कि साहब हम भारत से सारे ट्रेड रिलेशंस बंद करते हैं, लेकिन वो तो बात की बात थी। उसका जो एक्चुअल जो इम्पैक्ट था वो ये था कि भाई जो पाकिस्तान में दलाल टाइप के जो व्यापारी थे उनको और भी फ़ायदा हो गया, क्योंकि वो सारा का सारा सामान जो डायरेक्ट मंगा रहे थे वाघा बॉर्डर के थ्रू, वो दुबई के थ्रू मंगाने लगे, तो दुबई वालों को भी कमीशन मिल गया और इनका भी कमीशन डबल हो गया। वहाँ की जो सब्जियों के या टमाटर के, प्याज के, दवाइयों के दाम दुगने चौगने हो गए, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है वहाँ के निज़ाम को, यानी वहाँ की सरकार को तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं वो तो सबके सब अरबपति हैं, या तो वडेरों की संतान है और या फिर आर्मी वालों की या फिर पुराने ज़मींदारों की। वो तो वही साहब, जैसे भुट्टो का बताते हैं ना, आप लड़काना के पास से जाइए तो भुट्टो की जो एस्टेट है वो कह रहे किलोमीटर्स तक है, किलोमीटर्स तक आप चलते जाएंगे उस रेलवे लाइन के बगल में तो पता चलेगा साहब वो भुट्टो साहब का पूरा एस्टेट है। यानी हाँ, ये समझे कि साहब की 100-200 स्क्वायर किलोमीटर की स्टेट तो कोई ख़ास बात है ही नहीं वहाँ पे। ऐसे ऐसे ख़ास तौर से साउथ पाकिस्तान में और सिंध में तो ऐसे लोगों की भरमार है। तो इन्हीं की संतानें वहाँ बनती हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने दाम बढ़ जाए दवाइयों के, कितने और किसी चीज़ के बढ़ जाए। और पाकिस्तान पानी की कमी से जूझ ही रहा है, बल्कि पानी की कमी से ज़्यादा पानी की जो अनिश्चितता है या जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उसने उनकी हालत ख़राब कर दी है। उसने उनकी हालत बहुत ज़बरदस्त ख़राब कर दी है। और ऊपर से ये काम और भाई ये ट्रेड बंद हुई, जैसे मैंने आपको बताया, जो वीज़ा रद्द हुए उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आई जो लोग यहाँ आते थे मेडिकल वीज़ा पे। कुछ लोग कहते हैं कि साहब कि साल में 15,000 मेडिकल वीज़ा लगते थे, कुछ लोग और आंकड़ा बताते हैं। अब आंकड़ा जो भी हो, ये है कि साहब कि एक बड़ा नंबर जो था वो मेडिकल वीज़ा पे भारत आता था, पाकिस्तान से भी और बांग्लादेश से भी। अब बांग्लादेश वालों की भी हालत ख़राब है, उनके यहाँ खुद के यहाँ कुछ है नहीं, तो उनको जाना पड़ता है थाईलैंड या मलेशिया, और वहाँ भारत की तरह सस्ता तो है नहीं। आपको पता है ना कि भारत की जो करेंसी की जो पीपीपी वैल्यू है वो 3 गुनी है। जो वैसे दिखाई देती है वैसे भारत की करेंसी की वैल्यू उसकी 3 गुनी है। तो यहाँ सारा जो सब कुछ जो है वो बहुत सस्ता मिल जाता है, और वहाँ तो इस तरह की सस्तापन है नहीं। इसी तरह पाकिस्तानियों को भी बहुत सस्ता पड़ता है। मुझे तो ये बताया कि साहब के न्यूजीलैंड में मेरे एक मित्र थे, उन्होंने ये बताया कि साहब देखिए मुझे रूट कैनाल कराना था दांतों का, तो रूट कैनाल कराने का मुझको बताया गया कि साहब कि ये यहाँ पे $2400 लगेंगे, $2400 लगेंगे। $2400 खर्च करूँगा और उसका भी नंबर कह रहे कि साहब 3 महीने बाद आपको इसका अपॉइंटमेंट मिलेगा, तब तक आप अपनी इसी कंडीशन में रहिए, थोड़ी बहुत दवाइयाँ ववाइयाँ दे देते हैं, उसको आप करके रखिए। ये न्यूजीलैंड की बात था, इसी को आप बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले से समझ लीजिएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा अच्छा चलो बहुत दिन हो गए भारत जाए हुए, तो वो भारत आगे $900 का टू एंड फ्रो टिकट लगा और यहाँ $50 में काम हो गया। जी हाँ, टोटल उनको $950 खर्च करने पड़े और तुरंत फुरत हो गया। जिस दिन आए उसी दिन अपॉइंटमेंट हो गया, उसके दूसरे दिन काम शुरू हो गया, और 3-4 सीटिंग होती है आपको पता है इसकी, वो 3-4 सीटिंग में काम पूरा हो गया।
तो यही हाल आप जानिए कि पाकिस्तानियों का है। और छोटे छोटे कामों के लिए वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है, और ख़ास तौर से लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, ये तो सब कुछ है ही नहीं, तो यहाँ आते थे। बाकी मैनेजमेंट के लिए दवाइयाँ यहीं से जाती थी, और छोटी मोटी जो दवाइयाँ जो होती है ना, वो भी जो है वो भारत से ही जाती थी। यहाँ तक कि आप ये जानिए कि फार्मास्यूटिकल्स की जो पैरासीटामॉल टाइप की जो दवाइयाँ हैं वो भी भारत से ही जाती थी, अब उनको मंगानी पड़ेंगी दुबई से 3 गुने दामों में, 4 गुने दामों में। तो निश्चित रूप से उनका जो फॉरेन रिज़र्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, वो भी खर्च होगा, और बाकी जो काम होगा सो होगा ही होगा। तो ये एक काम बड़ा ज़ोरदार हुआ। दूसरा काम और हो गया, एयर स्पेस तो आपको पता है बंद ही कर दी थी, लेकिन एयर स्पेस तो भिखारियों के लिए कोई ख़ास मतलब नहीं रखती है, क्योंकि आप ये जानिए कि मैं अभी देख रहा था डेटा लाहौर एयरपोर्ट का और इस्लामाबाद एयरपोर्ट का। तो लाहौर एयरपोर्ट से एक फ़्लाइट जो है वो कुआलालंपुर जाती है, और एक फ़्लाइट बैंकॉक जाती है इस्लामाबाद से। ये तो टोटल ऐसी फ़्लाइट है जिनको कोई फ़र्क पड़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की। तो इससे इनको कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, आखिरकार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास जहाज़ ही कितने हैं। एक फ़्लाइट उनकी नॉर्थ अमेरिका जाती है, पूरे लाहौर और इस्लामाबाद दोनों जो बड़े एयरपोर्ट हैं उनको मिला के केवल एक फ़्लाइट, और केवल एक फ़्लाइट जो है वो जाती है यूरोप, एक फ़्लाइट इस्लामाबाद से पेरिस जाती है जी, और लंदन की फ़्लाइट जो है वो कराची से जाती है, क्योंकि कराची जो है वो उनका कमर्शियल हब है, तो वहाँ से लोगों को लगता होगा वहाँ से और फ़्लाइट्स भी जा सकती हैं। भी मैंने कराची का डेटा चेक नहीं किया। लेकिन जो और तगड़ा एक और हमला हुआ है वो हुआ है ये कि साहब कि पाकिस्तानी जितने भी शिप्स हैं उनका भारतीय पोर्ट्स पर आना प्रतिबंधित कर दिया गया है। लोकल लो बात। अब इससे क्या असर पड़ता है? आप भी कहेंगे कि साहब इससे क्या असर पड़ता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के पास से इतना जो एक्सपोर्ट आइटम इतना है नहीं, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको ट्रांसशिपमेंट में भेजना पड़ता है। तो वो ट्रांसशिपमेंट के लिए या तो दुबई भेजते हैं, दुबई थोड़ा महंगा पड़ता है, तो उसका सस्ता रास्ता उन्होंने निकाल रखा था कि भाई छोटे छोटे शिप्स में सामान जो थे वो भेज देते थे। अभी तो मुंद्रा पोर्ट खुल गया है, बिल्कुल पास में ही है, कराची से मुश्किल से 3-4 घंटे के सेलिंग में मुंद्रा पहुंच जाते, तो वो आप मुंद्रा के थ्रू आप उसको भेज सकते थे। भाई छोटा सामान है, पूरा जो फुल फ्लेज शिप है आपको वो 10,000 टन का चाहिए नहीं, और आप जो वो छोटे वाले जो होते हैं ना, वो शिप भी क्या कहें उनको, दाऊ टाइप के, उनमें आप भेज दीजिए, मुंद्रा में उतार दीजिए, और मुंद्रा से फिर वो वहाँ जो बड़े बड़े शिप्स आते हैं उनसे जहाँ भी आपको रूट करना हो, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ से रूट कर दीजिए। उसके अलावा बॉम्बे और विंजम जैसा बड़ा पोर्ट जो अभी कल इनॉग्रेट हुआ है, वो तो इनके बस की बात नहीं, इनकी औकात से बाहर की बात है। इतना बड़ा पोर्ट है वो, उसमें जो दुनिया के जो सबसे बड़े जो कंटेनर शिप्स होते हैं, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार कंटेनर कैपेसिटी वाले, वो डॉक कर सकते हैं। अब भारत के पास वो कैपेसिटी आ गई, पहले ये कोलंबो और सिंगापुर जाया करते थे। तो ये एक सस्ता रास्ता था बेचारों के पास अपना सामान बाहर भेजने का, वो भी ख़त्म हुआ। अब भेजना है तो भाई दुबई भेजो, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। सिंगापुर भेजने लायक तुम्हारे पास कुछ है नहीं। इनके जो भी बड़े शिप्स थे वो चार्टर पे चलते थे। अभी एक चार्टर जो है वो चाइना से आके और हल्दिया में डॉक हुआ था अभी 3 दिन पहले, और हल्दिया में उसने करीब 26,000 टन कोल वहाँ पर। तो ये जो ऑप्शंस था उनके जो बड़े शिप्स थे कि वो चार्टर इधर से उधर कर सकते थे और भारत में ला सकते थे, वो भी समाप्त हुआ। तो ये एक और झटका लग गया। तो साहब पानी बंद, दवाई बंद, आलू बंद, प्याज बंद, और चीनी बंद, और जो एक्सपोर्ट का जो एक साधन था, जो लॉजिस्टिक्स थी, वो भी बंद। तो भाई मोदी जी जो है इनको थका थका के
और अब तो ऐसा ही दिख रहा है कि पहले इनको पूरी तरह से थका लेंगे और फिर देखेंगे कि कहाँ गैप आ गए हैं। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आज मैं सुन रहा था, वो जो एक हीरा मंडी की एक पुरानी वेश्या है नजम सेठी नाम की, वो नजम सेठी कह रहा था अब भारत जो है वो पूरी तरह से जो है वो बैकफुट पे आ गया है, भारत कुछ नहीं कर सकता। हम यही चाहते हैं, तुम यही सोचो। जब तुम ये सारे के सारे पाकिस्तान में ये सोचने लगोगे और रात में सो जाओगे, उसके बाद ही भारत सामने आकर और तुम्हारी हवा टाइट करेगा। किधर से करेगा तुम्हें भी नहीं पता। बलूचिस्तान में वैसे ही पता चला कि साहब कि मंगोचर नाम का बड़ा शहर है कलाट डिस्ट्रिक्ट में, उस पर पूरा का पूरा कब्जा हो गया बीएलए का। भारत को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बीएलए को स्ट्रेंथन करके और उसको थोड़ी सी जिस दिन कवर फायर दे दी उस दिन पूरा का पूरा बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा। इतना सही काम बाकी है, क्योंकि इनके सारे के सारे तो वहाँ से उठ के जो है वो डर के मारे एलओसी पे जा रहे हैं कि अरे भाई एलओसी में जो है भारत पीओके ले लेगा। तो भारत पीओके लेगा भी तो यार तुमको बता के थोड़ी लेगा। जब तुम सारे के सारे वेस्टर्न बॉर्डर पे बिजी होगे तब लेगा। अभी क्यों लेगा जब तुम ईस्टर्न बॉर्डर पे बैठे हो? अभी तो तुम वेस्टर्न बॉर्डर से फारिग हो गए हो तो वेस्टर्न बॉर्डर पे कुछ करेगा, है ना? सही बात। तो अगले अंक के लिए तैयार रहिए पाकिस्तानियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।